चलो सो नेक्स्ट पार्ट शुरू करें अपन, दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पार्ट 2। हमने ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन तक कंप्लीट किया था पिछले सेशन में, जहां पर वी हैड डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ गया यस, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि बेंजीन प्लस ओजोन अपने को बेंजीन ट्राइओजोनाइड देता है और फिर बाद में 3 मोल ग्लाइऑक्सल देता है। अभी आज अपन आगे बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। नाउ सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं बेंजीन या उसके रिलेटेड कंपाउंड्स की बात करूं, ध्यान से सुनना और मेरे को आंसर देना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स, वेदर लेट इज बेंजीन, डायरेक्टली बेंजीन और कंपाउंड्स दैट कंटेन बेंजीन, लेट्स से, ठीक है, राइट? तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन से टाइप का प्रेफरेंस होगा ये मैंने आपको बताया था। बताओ कौन से टाइप का प्रेफरेंस होगा, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? आपका प्रेफरेंस किसका होगा? ऑफ कोर्स EAS, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को वो ज्यादा प्रेफर करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करना, इंटरेक्ट करना, ठीक है। थोड़े बहुत न्यूक्लियोफिलिक भी होंगे बट ज्यादातर ये, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अब क्या होते हैं सब्स्टिट्यूशन, हमने ये तो ऑलरेडी देखा हुआ है कि भाई एक ग्रुप जा रहा है, एक लीविंग ग्रुप है और एक इनकमिंग ग्रुप है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। Whether that leaving group and the new incoming group is nucleophile यानी इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके ऊपर नाम हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, राइट? तो उसमें हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ना सब्स्टिट्यूशन वाले में, वो है नाइट्रेशन। नाउ बिफोर आई गो इनटू दीस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेट मी गिव यू अ सिंपल ट्रिक। सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक ध्यान में रख लेना, ये आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब जगह हर चैप्टर में रिपीट होने वाली है, एज इट इज रिपीट होगी। और अभी आज ये सीख लोगे ना तो आगे आपका पूरा एरोमेटिक का सेक्शन हर चैप्टर का सॉर्टेड हो जाएगा। आपको 5 रिएक्शंस याद रखने। कौन से, कितने रिएक्शंस याद रखने? 5 रिएक्शंस EAS में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, नो मैटर विच चैप्टर यू आर स्टडीइंग। अभी यहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो अभी बेसिक्स, फिर आप आगे हैलोजेन डेरिवेटिव हेलोअरीन्स, फिर आप अल्कोहल फिनॉल में फिनॉल वाला पार्ट जो एरोमेटिक है वो, या एरोमेटिक ईथर वाला पार्ट है, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एरोमेटिक एसिड्स वाला पार्ट है, या एल्डिहाइड्स है, या कीटोन्स है, या अमाइंस है, कोई भी आप एरोमेटिक लेके आओगे ना तो उसमें ये 5 रिएक्शन आपके फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये 5 रिएक्शन फिक्स है। 5 रिएक्शन का मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूं, आप याद रखना, ठीक है? 5 रिएक्शन का शॉर्टकट ट्रिक है शान, फेमस सिंगर है, उसका नाम सुना है? शान है ना, वो उदित नारायण, कुमार सानू, ये लोग के साथ गाना गाया करता था, आजकल तो कम ही आता है। 3 इडियट्स में बहुत गाने गाए उसने, है ना? शान, क्या याद रखेंगे? शान। S स्टैंड्स फॉर सल्फोनेशन, क्या होता है? सल्फोनेशन, ठीक है। H स्टैंड्स फॉर हैलोजेनेशन, H क्या होता है? हैलोजेनेशन। A होता है एल्काइलेशन, A क्या होता है? एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप ऐड होता है। नेक्स्ट होता है एसाइलेशन, इसमें एसाइल ग्रुप आ जाता है, बेंजीन रिंग पे क्या आ जाता है? एसाइल ग्रुप आ जाता है, मैं बताऊंगा एसाइल ग्रुप क्या होता है। और N क्या होता है? ऑब्वियसली नाइट्रेशन, क्या होता है? नाइट्रेशन। सिंपल। तो शान 5 रिएक्शंस याद रखेंगे, ये फिक्स है, जैसे मैं कह रहा हूं, आज अभी याद कर लो, आगे हर चैप्टर में ये 5 रिएक्शन रिपीट, फिनॉल्स में भी, हेलोअरीन्स में भी, एल्डिहाइड्स में भी, कीटोन्स में, एसिड्स में, अमाइंस में, हर जगह रिपीट होने वाले हैं। अच्छा, आप सोचोगे कि अच्छा ये नाम तो आपने बता दिया, नाम तो हम रट लेंगे, होते क्या है? सल्फोनेशन का मतलब SO3H ग्रुप ऐड होगा। क्या ग्रुप ऐड होगा बच्चों? SO3H ग्रुप सल्फोनेशन में ऐड होगा। हैलोजिनेशन में क्या ऐड होगा? X ग्रुप। अच्छा, X प्लस या X माइनस? मैंने क्या नाम दिया है? मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नाम दिया है ना। इलेक्ट्रोफाइल के, तो जो आ रहा है ग्रुप वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आएगा, बात समझे? जो ग्रुप आ रहा है वो कैसा आएगा? अभी नॉर्मली आप बोलोगे हैलोजन हमेशा X माइनस होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? जो X है वो कैसे आने वाला है? तो ये SO3H प्लस, ये X प्लस, ये R प्लस, एसाइलेशन ग्रुप यानी कि RC डबल बॉन्ड O प्लस, एसाइल ग्रुप इज RC डबल बॉन्ड O, एसाइल ग्रुप इज व्हाट? RC डबल बॉन्ड O। और नाइट्रेशन आपको पता ही है ऑफ कोर्स, NO2 प्लस। कितना इजी है, सिंपल है। अपने को आगे अभी इसके बाद जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमको सिर्फ ये जानना है ना कि इसके सप्लायर कौन है, ये ग्रुप कौन सप्लाई कर रहा है, ये ग्रुप कौन सप्लाई कर रहा है, ये ग्रुप कौन। बस ये फंडा समझ में आ गया तो फिर आपके रिएक्शन 5 रिएक्शन 5 मिनट में हो जाते हैं, नहीं तो गोल गोल घूमते रहोगे इसके आजू बाजू।
एक हाइड्रोजन, एक H+ निकालना है, बेंजीन रिंग में से एक H+ हटाना है और इनमें से एक एक ग्रुप ऐड करते जाना है और नाम अकॉर्डिंगली देते जाना है। सिंपल हो गया, इजी है कि नहीं? इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड अप्रोच नहीं हो सकती। अच्छा, एल्काइलेशन एसाइलेशन को मैंने साथ में क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों को कंबाइंड हम कहते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, आप सबने जरूर सुना होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो कोई बोलेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है, तो आपको यह पूछना है कि अच्छा भाई फ्रीडल क्राफ्ट में कौन सा वाला कराऊं, एल्काइलेशन या एसाइलेशन? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हो सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी हो सकता है। ये फंडा समझ में आया? मुझे चाहिए कि ये फंडा आप अपनी नोटबुक में एक शॉर्ट हेडिंग डालें, EAS रिएक्शंस। EAS रिएक्शंस एक हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में और ये फंडा एज इट इज लिखो, ठीक है? तो ये एक छोटा सा आपने नोट कर लिया। अब आओ देखो, अब लॉजिकली आपको फटाफट समझ में आएंगी चीजें, ठीक है? तो जब पहला मेरे को नाइट्रेशन करना, नाइट्रेशन मतलब मुझे बेंजीन में कौन सा ग्रुप चाहिए? आप बोलोगे सर NO2 ग्रुप चाहिए, NO2+ चाहिए। अब NO2+ का सप्लायर कौन है? अब क्या है? NO2+ का सप्लायर कौन है? तो भाई मेरे को नाइट्रो ग्रुप चाहिए। आप देख सकते हो, हाँ आप बोलोगे ओके सर NO2 मुझे ग्रुप चाहिए और इस प्रोसेस को मैं नाइट्रेशन बोलूंगा, ये भी ठीक है। कौन सप्लाई करेगा? नाइट्रेटिंग मिक्सचर सप्लाई करेगा। कौन सप्लाई करेगा बच्चों? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? Conc HNO3 plus Conc H2SO4 and that too heated to around 333 Kelvin, ठीक है? मतलब कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला जाता है। अब जरा समझते हैं कि इससे क्या रिएक्शन, किस तरह का मैकेनिज्म होने वाला है, क्या रिएक्शन होने वाला है। HONO2, अब ये HNO3 देखो जरा, नाइट्रिक एसिड को देखो, HNO3, instead of writing it as HNO3 I will write it as HONO2, HONO2। no, there is no ratio, like इसके पहले मैंने आपको एक्वा फोर्टिस, एक्वा रेजिया वगैरह पी ब्लॉक में भी बताया था, कुछ एसिड्स में वहां पर रेशियोज होते थे। यहाँ पर रेशियो नहीं है, इट्स अ रैंडम मिक्सचर ऑफ Conc HNO3 एंड Conc H2SO4, कोई रेशियो नहीं है बच्चों, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो HNO3 को मैं कैसे लिख रहा हूँ? HONO2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे को मालूम है कि OH जो है वो माइनस होता है, तो ये NO2 क्या हो जाएगा? प्लस, समझे? तो यहां पर क्लियर मेरे को डिस्टिंग्विशिंग फंडा मिल गया कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। सो फार विद मी? यस। अब इसमें OSO3H, आप बोलोगे सर ये क्या है भाई OSO3H? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 जो है ना, H2SO4 जो है उसको क्या है लिखा मैंने? HOSO3H, बरोबर ना? अब यहां पर फंडा क्या है? जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये पहला प्रोटॉन सप्लाई करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन। अच्छा, आपको अगेन थोड़ा सा इसमें लॉजिक पकड़ना है, बेसिक लॉजिक पकड़ना है। मुझे आप बताओ, क्या आपके दिमाग में यह ख्याल नहीं आएगा कि सर जब NO2 ही चाहिए था इस रिएक्शन के लिए, क्या करना था? हम लोग सर NO2 चाहिए था, NO2 तो अकेला यही सप्लाई कर सकता था, तो सल्फ्यूरिक एसिड की क्या जरूरत थी? ये आएगा दिमाग में सवाल, है कि नहीं? तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि ये पहले प्रोटोनेट करता है इस OH ग्रुप को। क्या करता है? पहले प्रोटोनेट करता है और हाइड्रोनियम आयन निकाल देता है। क्या कर देता है? हाइड्रोनियम आयन निकाल देता है। अगर ये आपको यहां पर प्रिंटेड फॉर्म में, जो एनिमेशन फॉर्म में नहीं समझ रहा है, तो यहां देखो, ऐसे आपके पास HONO2 है, मुझे NO2+ को अलग करना है और OH- को अलग करना है। मैं क्या करूंगा कि इस H+ इसको प्रोटॉन लाके दूंगा। किससे लाके दिया मैंने? सल्फ्यूरिक एसिड से, और ये आपका H3O+ बन गया। कैसे बना? मैंने 2 प्रोटॉन लाके दिए। क्या लाके दिए? 2 प्रोटॉन। क्यों 2 प्रोटॉन लाए भाई? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना? ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। और हाइड्रोनियम बना के इसको निकाल दिया। जब इसको मैंने हाइड्रोनियम बना के निकाल लिया तो क्या हुआ? यहां पर NO2+ बच गया। बात समझ में आई क्या? यस। और बचा क्या यहां पर? 2 हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4। SO4 इज सल्फेट, HSO4 इज हाइड्रोजन सल्फेट, बाइसल्फेट, ठीक है? अब मुझे यहां से क्या मिला? मुझे ये मिला जो मुझे मेन इलेक्ट्रोफाइल जिसकी जरूरत थी, है ना? अब इसमें एक बहुत ही प्यारा MCQ क्वेश्चन बनता है बच्चों। इस रिएक्शन में बहुत ही प्यारा MCQ क्वेश्चन बनता है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते वक्त मेन इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्या पूछा मैंने? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते वक्त मेन, तो मेन इलेक्ट्रोफाइल तो ये, बट फर्स्ट अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+, प्रोटॉन है ना? पहला अटैक उसने किया
और उसने हमारा NO2 बनाया। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो आपको वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, एंट्रेंस में, ठीक है। आप बोलोगे ओके। अब आपको जो NO2 प्लस मिल चुका है, आपको जो NO2 प्लस मिला है, वो एक्चुअली जाके क्या करेगा, बेंजीन में जहां पर एक प्रोटॉन था, जहां पर, अच्छा बेंजीन में ऐसा बोल सकता हो क्या कि 6 के 6 पोजीशन पे H थे? आप बोलोगे हाँ, तो कोई भी एक ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ये H और इसका OH लेके H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो NO2 जो बचा वो यहां पर सीधा सीधा जाके अटैच हो गया। बात समझ में आई? बोला है। तो जहां से H प्लस गया वहां पे NO2 प्लस आया, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल गया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया, यानी कि अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्या ये बात समझ में आई? तो ये जो यहां पर एरो पे सिंपल भाषा में ऐसे लिख दिया, ये एक्चुअली क्या था कि ये इस H2SO4 से H प्लस मिला, 2 H प्लस मिले, इधर गए, इसको हाइड्रोनियम बना के निकाला, फिर इसको यहां पर ऐसे किया। बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से। बट शॉर्ट में अपन ऐसा लिख देते हैं कि बेंजीन प्लस कॉन्क HNO3 कॉन्क नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू नाइट्रोबेंजीन। बात समझ आ गई? नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। अब सवाल ये है, ध्यान से सुनना जरा, आगे और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहां पर लिखा हुआ नहीं, इसमें चार्ट में या इसके एनिमेशन में यहां पे नहीं बनाया हुआ है, अगर मैं ये वाला पूरा फंडा, ये जो मिक्सचर है, इसमें नाइट्रिक एसिड एक्सेस में लेता, क्या करता? नाइट्रिक एसिड एक्सेस में ले लेता, और कॉन्क H2SO4 तो है ही मेरे पास, और मैं हीट करता, तो ये हाईली एनर्जेटिक हो जाता पूरा मिक्सचर, काफी ज्यादा एनर्जी हो जाती। तो जो नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रो ग्रुप है, वो आपका 3 जगह पे आ जाता। कितने? 3 है ना, 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6। अब आपको क्यूरियोसिटी आएगी कि सर अगर मैं 6 ले लूं तो क्या 6 जगह पे आएगा? जैसे क्लोरीन आ रहा था गैमेक्सेन में, लिंडेन 666 में, याद है? हाँ, लेकिन यहां नहीं आएगा। फर्क क्या है? वहां पे जो क्लोरीन आया था वो होमोलाइटिक फिशन से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से आया था। यस, यहाँ पे पहली बात क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट, अब मेरी ये नेक्स्ट बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। EAS के जो प्रोडक्ट हैं बच्चों, क्या बोला मैंने? EAS के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनरली आपको 2, 4, 6 पोजीशन यानी कि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे मिलेंगे ज्यादा करके। किस पे मिलेंगे? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है ना? 2, 4 और 6 पोजीशन पे, यानी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, वो मेटा पोजीशन पे जनरली आपको नहीं मिलेंगे। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस यस, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रुप सीखेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप उसमें मत घुसो, पहले ये समझो कि कौन सा ग्रुप जा रहा है और कौन सा ग्रुप आ रहा है, पहले इस पे सिंपल फोकस करो। फिर उसके बाद इसी रिएक्शन में आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि 2, 4, 6 क्यों बना और पूरे 6 के 6 रिप्लेस क्यों नहीं हुए, मेटा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, ऑल दोस थिंग्स। कौन से टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो की, मेटा की, पैरा, कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, सारी चीजें सीखेंगे। बट पहला फोकस क्या होना चाहिए आपका? क्या बात को समझ पाए हैं आप? पहला फोकस क्या होना चाहिए कि H प्लस बाहर जाएगा, NO2 प्लस अंदर आएगा, यानी कि नाइट्रेशन हो गया। क्या ये बात समझ में आई? इसमें कोई किसी को डाउट, कोई सवाल नहीं ना? ठीक। सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्या है? अरे सेकंड क्या है? हैलोजिनेशन, है ना? अगेन क्या होगा? हाइड्रोजन हटाना है और हैलोजन लाना है। क्या मैंने आपको ये ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन जब हम करते हैं तो हम फ्लोरीन को जनरली नहीं यूज करते और आयोडीन को भी जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि ये बहुत स्लगिश रिएक्शन देता है, ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। हम जनरली क्लोरीन ब्रोमीन को यूज करते हैं। क्या ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं? यस, ओके। अब उसमें देखो क्लोरीनेशन, बेंजीन लिया, क्लोरीन। अब अगर ये एल्केन होता, ध्यान से सुनना, अगर ये कंपाउंड जो है जिसमें आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है ये एल्केन होता तो मैं एरो पे यूवी लाइट या सनलाइट लिखता, बरोबर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि यूवी लाइट या सनलाइट क्या फेवर करता था? होमोलाइटिक फिशन फेवर करता था। क्या करता था गधे बच्चों? होमोलाइटिक फिशन। बरोबर बोल रहा हूं? देखो क्लैरिटी है लाइफ में, आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। अगर यहां पर मेरे पास पूरा सैचुरेटेड कंपाउंड होता तो मैं एरो पे क्या लिखता? यूवी लाइट या सनलाइट लिखता या HNO लिखता, जिससे आपका होमोलाइटिक फिशन होता, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता, बरोबर। लेकिन यहां पर मुझे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चाहिए क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए?
मुझे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चाहिए, बरोबर ना। यानी कि दिस Cl हैज टू बी स्प्लिट होमोलाइटिक फिशन से या हेट्रोलाइटिक फिशन से, तो आप बोलोगे सर हेट्रोलाइटिक फिशन से। एक Cl प्लस बनना चाहिए, एक Cl माइनस। एकदम लॉजिकल बात बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, बोलो हाँ या ना। और इसको प्रमोट कौन करेगा, इसके हेट्रोलाइटिक फिशन को एनहाइड्रस AlCl3 प्रमोट करेगा। बात समझ आ रही है, क्यों लिखा है, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक क्या है, एरो पे जो चीजें लिखी हुई है उसका लॉजिक क्या है, देखो एनहाइड्रस AlCl3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो क्लोरीन को हेट्रोलाइटिक फिशन करने में हेल्प करेगा। मैं हेट्रोलाइटिक फिशन भी आपको दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखना। क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, जब वो AlCl3 के साथ मिलेगा, मुझे बताओ AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कि एक्सपैंडेड ऑक्टेट है बच्चों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 और 3, तो 3 बॉन्ड मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, जबकि उसको तो ऑक्टेट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो वो क्या करेगा, वो एक और क्लोरीन को ले लेगा और AlCl4 बट नाउ विद चार्ज बना देगा। बात समझ में आ रही है ना। वो क्लोरीन अपने दोनों जो वो एल्यूमिनियम जो है, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना आपका ओरिजिनल, देखो कितना शाना है वो क्या बोलेगा कि इधर एक क्लोरीन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर मैं इससे अपना बॉन्ड बना लूं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिलने के चांसेस है कि नहीं। तो ये बचा बेचारा जो बचा हुआ Cl है वो अकेला रह जाएगा Cl प्लस के फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगेन आपको मैं इधर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछूं कि फर्स्ट अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, AlCl3। ये क्लोरीन को अटैक करके तुम्हारा मेन इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है। बात समझ में आई है कि नहीं। तो इसीलिए अगेन ये क्वेश्चन जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन बनता है ना क्वेश्चन, तो हमेशा फर्स्ट अटैकिंग पूछ रहा है कि एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल वो पूछ रहा है जो मेन है उसका, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, क्वेश्चन को रीड करते हो, फिर गलती नहीं होगी। क्या ये समझ में आया Cl प्लस कैसे जनरेट हुआ। यस बाकी तो आपका एकदम केक वॉक है। क्या H प्लस जाएगा, Cl प्लस आएगा, यानी कि HCl निकल गया और क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। आप बोलोगे सर ये तो मजाक, एकदम इजी रिएक्शन लग रहा है अभी, है ना, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप उसको सीखा और रट्टा नहीं मारा, सिंपल समझ गए आप, है कि नहीं बच्चा लोग। क्लियर, आगे बढ़े, अगले पे से जाए, चलो ओके। अभी हैलोजिनेशन का अगर क्लोरीनेशन को मैं और कंटिन्यू करूं, एक्सेस क्लोरीन लू, क्या लू, पहले मैंने 1 मोल क्लोरीन लेके दिखाया आपको, बरोबर है, ठीक है। अगर मैं एक्सेस क्लोरीन लू और मैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ही रखूं, क्या करूं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक्सेस क्लोरीन लेने से क्या बनेगा, आपको मिलेगा हर पोजीशन पे क्लोरीन। अच्छा नोट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नोट, क्या यहां पर हर पोजीशन पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ क्या, नहीं, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। क्या हुआ फिर, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। तो मेरा जो कंपाउंड बना, ध्यान से सुनना, मेरा जो कंपाउंड बना इसका फॉर्मूला क्या है, C6Cl6। नाउ दिस इज very easy, but because it is so damn easy, it ends up confusing people. Why? Because I taught you something like this in the previous lecture. I taught you this in the previous lecture. This है ना, plus Cl2. अगर मैं इसको UV लाइट के प्रेजेंस में करता, क्या करता, UV लाइट के प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या हो जाता कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो रहते ही है ना, और साथ ही साथ हर पोजीशन पे क्या आ रहा था, क्लोरीन आ रहा था। तो हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन सब जगह पे आ गया, और इस कंपाउंड को हमने कहा था 666 यानी गैमेक्सेन, है ना। क्यों, यहां पर होमोलाइटिक फिशन हुआ था, डबल बॉन्ड ब्रेक होके एडिशन हुआ था। तो यहां पर मैकेनिज्म क्या था, यहां पर एडिशन हुआ था, कौन सा, फ्री रेडिकल का एडिशन हुआ था, है ना, क्योंकि होमोलाइटिक फिशन हुआ था। बात समझ आ गई ना। अब यहां देखो, अच्छा कितने क्लोरीन ऐड हुए, 3Cl2, बराबर 3 मोल। अब सेम बेंजीन, बट इंस्टेड ऑफ 3Cl2 नाउ यू हैव 6Cl2, एंड इंस्टेड ऑफ UV लाइट यू हैव एनहाइड्रस AlCl3, है ना। अब क्या हुआ कि आपका जो बेंजीन का डबल बॉन्ड था वो एज इट इज रहा, सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस होकर Cl बन गया। अरे समझे कि नहीं समझे, है ना, करेक्ट। तो इसको आप बोलते हो बेंजीन,
हेक्साक्लोराइड। बेंजीन में 6 क्लोराइड, क्या बोलते हो, बेंजीन में 6 क्लोराइड। और इसको तो बहुत सारे नाम से बुलाया ही था ना, 666, गैमेक्सेन, लिंडेन, गामा आइसोमर वगैरह वगैरह। करेक्ट, बात समझ में आई, फर्क समझा है ना। ओके, सो एक्सेस क्लोरीन होगा तो C6Cl6, अगेन उसको मैंने कंपेयर करके आपको दिखा दिया। ओके, जैसे यहां पर इस तरह से, उसको आप हेक्साक्लोरोबेंजीन बोल सकते हो। ऑल 6 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड। नेक्स्ट आता है ब्रोमिनेशन। अच्छा, ब्रोमिनेशन में वहां पे हमने क्लोरीनेशन के लिए AlCl3 यूज किया। अच्छा, क्या मैं FeCl3 भी यूज कर सकता था? सिमिलर फंडा, AlCl3 की जगह FeCl3 यूज कर सकते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। यहां पर जब ब्रोमीन के साथ कर रहा हूं तो FeBr3 यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं? FeBr3। सेम टू सेम फंडा। अगर आप देखो, अब आपको बहुत आसान लगेगा कि भाई यहां पे जो हो रहा है हमको समझ में आ रहा है। देखो, FeBr4 माइनस, ठीक है, और Br प्लस, कौन रिप्लेस कर रहा है? H प्लस को Br प्लस रिप्लेस कर रहा है, HBr निकल गया और ब्रोमोबेंजीन बन गया। एकदम फेयर इनफ, सिंपल सिंपल, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में हैलो अरीन्स की प्रिपरेशन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ऐसे बनाएंगे। बोलोगे सही है, इजी है ये तो वहां का एमओपी, यहां का रिएक्शन इस वो चैप्टर का एमओपी रिपीट होगा सारा रिएक्शन, है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सल्फोनेशन। मैंने शान में जो पहला बताया, इसमें C6Br6 जनरली नहीं बनता, ठीक है। ब्रोमीन की जो ओवरऑल रिएक्टिविटी वो थोड़ी सी कम होती है ना बच्चों, कंपेयर टू क्लोरीन, इसलिए इसमें एक्सेस वाला रिएक्शन जनरली नहीं होता। ब्रोमीन की साइज भी बड़ी होती है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आपको जनरली इसमें तो नहीं आता, प्लेनर स्ट्रक्चर्स में उतना नहीं, बट या जनरली आपको ब्रोमीन के मल्टीपल एटम्स नहीं मिलते। ओके, नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन। नेक्स्ट क्या आता है? सल्फोनेशन। किस ग्रुप से रिप्लेस करना है मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया चार्ट में। सल्फोनेशन वर्ड से मतलब ही समझ गए, SO3H ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है? SO3H ग्रुप लगाना है। जस्ट एक आपको फन फैक्ट बता दूं, SO3H ग्रुप जो है वो सल्फोनिक ग्रुप जो है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप लोग के सिलेबस में इसके ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, ठीक है। आप लोगों का फोकस तो कार्बोक्सिलिक एसिड से चालू होता है, बरोबर है ना, लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स में। बट इसका इन जनरल अगर प्रैक्टिकल यूजेज में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत है, क्योंकि सल्फा ड्रग्स, ये नाम आप सबने जरूर सुना होगा, एंटीबायोटिक्स की एक कैटेगरी होती है सल्फा ड्रग्स, है ना, उनमें सल्फोनिक एसिड और सल्फानिलिक एसिड ये यूज होते हैं, ठीक है। ये कोई पूछने वाला नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो सल्फोनिक एसिड अगर आपने डाल दिया बेंजीन में तो क्या हो गया? सल्फोनेशन हो गया। कैसे करेंगे? बेंजीन को हीट करना है विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। किससे हीट करना है? फ्यूमिंग व्हाट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? आपको पी ब्लॉक में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। व्हाट इज इट? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ओलियम। व्हाट इज इट? ओलियम इज H2SO4 प्लस SO3 गैस, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। Are you all understanding this? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस, तो मींस टेक्निकली इट इज H2S2O7, इसको अपन बोलते हैं ओलियम, बरोबर। क्या बोलते हैं इसको? ओलियम। ओके, तो यहां पर आपके पास फ्यूमिंग H2SO4, ऑफ कोर्स हीट भी करना है, HOSO3H, H प्लस OH माइनस जाके क्या बनाएगा? वाटर, और SO3H बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एकदम क्रिस्टल क्लियर, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई बात? तो ये तीन हुए, सल्फोनेशन हुआ, हैलोजेनेशन हुआ, नाइट्रेशन हुआ। अभी हम लोग इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन के भी बात करेंगे। थोड़े से एमसीक्यूज भी बात कर लें फटाफट। बताओ, C6H6 बेंजीन है, कॉन्क HNO3 है, साथ में H2SO4 है, अराउंड 60 डिग्रीज पे। मैंने 333 केल्विन बोला था, है ना, तो अराउंड 60 डिग्रीज, है ना। बताओ व्हाट इज X? C6H5NO2, ये नाइट्रेशन के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए C6H5NO2, इजी। इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, ध्यान से सुनना, बेंजीन के सल्फोनेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SO3 आपका फर्स्ट अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। फर्स्ट अटैकिंग कौन? फर्स्ट अटैकिंग। देखो कैसे होगा फंडा। ये जो है आपका, समझे क्या? यहां पर 6 बॉन्ड्स दिख रहे,
SO3 में अगर हमें देखो तो 6 बॉन्ड्स है ना मेरे पास, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेरा फर्स्ट अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनता है, क्योंकि जब तक, अच्छा SO3 का जब तक प्रेजेंस नहीं होगा, ये नहीं होने वाला डायरेक्ट, समझे। ये क्या है कंपाउंड, आप बोलोगे सर ये तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, बरोबर, H2SO4। इसका फिशन करके इसको माइनस और इसको प्लस बनाऊंगा, तभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये मेरा मेन इलेक्ट्रोफाइल है, बट फर्स्ट अटैक, व्हेन यू से अटैकिंग, इट इज अंडरस्टूड फर्स्ट अटैकिंग, ठीक है। अटैकिंग यहां पे फर्स्ट वर्ड नहीं है ना, तो भी आप समझ जाओगे कि क्या ये कौन रिस्पॉन्सिबल है ये करने के लिए, SO3 रिस्पॉन्सिबल है ये करने के लिए। बात आ रही समझ में, ठीक है। अकेला सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं उखाड़ पाएगा जब तक उसको साथ में क्या नहीं मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं मिलेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे नाइट्रेटिक मिक्सचर में HNO2 जो HNO3 कुछ कर पा रहा था नहीं, जब तक प्रोटॉन नहीं आया कुछ नहीं कर पाया, है ना। सेम वे हैलोजिनेशन में, क्या अकेला हैलोजन से कुछ फर्क पड़ रहा था तुमको, जब तक एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeBr3 नहीं आया तब तक कुछ नहीं हो पा रहा था। तो वो मेन रिएजेंट हुआ ना, मेन एजेंट हुआ ना अटैकिंग के लिए। बात आ रही है भेजे में। तो इसलिए यहां पर ये बहुत ही यूनिक है, ये डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है नोट करना। मैंने आपको फिर से बार बार कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं आज, कि ये जितने भी रिएक्शंस आज मैं करवा रहा हूं आपको, कौन से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें वो हमेशा आपको ये जरूर पूछेगा मेन इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और अटैकिंग मतलब अंडरस्टूड है कि फर्स्ट अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। यस यस। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैंने फ्रीडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शन आपको बताए, कौन से, एक है एल्काइलेशन, दूसरा एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन रिएक्शन क्या करना है, R ग्रुप लगाना है। अच्छा R प्लस या R माइनस, R प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में चाहिए। आप बोलोगे हाँ यार सर एक तो सही है। तो अच्छा कैसे करना है, बेंजीन को ट्रीट करिए विद एल्काइल हैलाइड, बेंजीन को ट्रीट करिए विद, ये मेरा बेंजीन का रिंग है, इसको RX के साथ में मैं ट्रीट करूंगा। RX बहुत इजी, ये RX जो है ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 ऑन द एरो इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर्स या आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे ही आप देखो कि कोई एरोमेटिक चीज है और एरो पे एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हुआ है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो आपसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही पूछ रहा है, ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर बन जाता है। डायरेक्ट क्लोरीनेशन भी हो सकता है, बट एज आई मेंशन 99% ऑफ द टाइम इट इज आइदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इज दैट अंडरस्टूड? यस। चलो देखें, तो आपके पास बेंजीन रिंग है, एनहाइड्रस AlCl3 है, एल्काइल हैलाइड आपने ले लिया, क्या ले लिया, मीथाइल क्लोराइड, है ना। और जो RCl है वो भी सेम फंडा, एनहाइड्रस AlCl3 में से वो क्या करेगा, यस AlCl4 माइनस R प्लस बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसने जाके ये कर दिया। अगेन मैं आपको पूछूं, पहला छोड़ो, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, आप बोलोगे सर AlCl3 है। जो मेन इलेक्ट्रोफाइल है जो जाके यहां बैठने वाला है वो कौन है, CH3। अच्छा जब बेंजीन रिंग में CH3 बन जाएगा तो ये नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा टोलुइन। सिंपल। तो आपको इसको कितने भी फॉर्म्स में वो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है राइट द रिएक्शन टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू टोलुइन, ये रहा रिएक्शन। वो ऐसा भी पूछ सकता है विच इज द फर्स्ट अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, विच इज द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ओके, उस अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का क्या बन जाता है, AlCl4 माइनस, ठीक है। और आप एल्काइल हैलाइड लेते हो तो ये, सपोज आप एल्काइल हैलाइड में मिथाइल की जगह पे इथाइल ले लेते या प्रोपाइल ले लेते या जो भी है, तो आपका वो वाला R ग्रुप वहां पे जाके लग जाता। बात समझ आ गई क्या, इजी है ना। तो क्या बन गया, टोलुइन बन गया। इजी लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एसाइलेशन। अब ना एक छोटा सा वर्ड मैं जरा क्लियर कर दूं, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चों को एसाइल और एसिटाइल में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, आप लोग को भी होगा, एसाइल और एसिटाइल, आई डोंट नो व्हाई, बट बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर कर देता हूं, एसिटाइल स्पेसिफिकली CH3 C डबल बॉन्ड O का नाम है। किसका नाम है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड। एसाइल ये शब्द जेनरल शब्द है जब मैं RC डबल बॉन्ड O लिखता हूं। अब इजी हो गया, अब क्लियर हो गया। कैन आई से एसिटाइल इज अ टाइप ऑफ एसाइल, but all acyls are not acetyls. Yes, all apples are fruits, but all fruits are not apples. Right?
ओके, सो व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद एन एसाइल हैलाइड और एन एसिड एनहाइड्राइड, देखो मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में कि भाई हमको ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, ऐसा हमको रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, या हाँ रिएजेंट ही बोलेंगे, रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है जो उस पर्टिकुलर ग्रुप को सप्लाई कर सके जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। सही बोल रहा हूं? जैसे मुझे वहां एल्काइल चाहिए था तो मैंने एल्काइल हैलाइड चूज किया जो मुझे एल्काइल देता था, ठीक है। यहां पर मुझे एसाइल चाहिए था तो मैंने एसाइल हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड चूज किया जो मुझे एसाइल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप बोलोगे कि सर ये एसाइल ग्रुप प्रोवाइड करने वाले ग्रुप कौन से, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो भाई आपने जो भी ऐसे कंपाउंड्स पढ़े हैं जहां पे RCOCl है ना, ये क्या है? एसिड हैलाइड। ये क्या है? एसिड अमाइड। ये एसिड एनहाइड्राइड, राइट। आप ऐसे बहुत सारे आपने ग्रुप्स पढ़े हुए हैं जहां पर कोई भी एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो कोई भी यूज कर सकते हो आप। मैंने 2 एग्जांपल यहां पे लिख दिए, कौन सा? एसाइल हैलाइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड। कैन यू ऑल्सो यूज एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड अमाइड, कुछ भी यूज कर सकते हो? द आंसर इज यस, यस, है ना। जैसे कि यहां पर उन्होंने बोला, पीछे देखो, यहां पर बोला एसाइल हैलाइड है ना, और यहां पर एग्जांपल में भी देखो सही दिखा दिया, एसाइल क्लोराइड स्पेसिफिकली। क्या करना है? वही AlCl3, क्योंकि पहचान क्या थी फ्रीडल क्राफ्ट की? वही एनहाइड्रस AlCl3 है ना। बस वही वो घूम फिर के क्या करेगा? बस वो Cl माइनस ले लेगा, RC डबल बॉन्ड प्लस हो जाएगा, वो एसाइलियम आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसाइलियम। ये तो बता बता के थक गया हूं, पॉजिटिव यानी कि ईएम, यही सिखाया है मैंने केमिस्ट्री का नियम, है कि नहीं? तुमको सिखाया ना रूल, ये नियम है हमारा, जिसमें पॉजिटिव होता है उसमें ईएम लगता है। तो इसलिए बेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड will give you in the presence of anhydrous AlCl3 will give you benzene ring with में acetyl group attached होगा। एक बेंजीन रिंग हुई जिसमें क्या होगा? एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा। इसको क्या बोलेंगे? एसिटाइल या एसाइल ग्रुप आप बोल सकते हो। एसिटाइल स्पेसिफिकली, एसाइल जनरली। दिस कंपाउंड नेम इज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी पॉपुलर, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो थियरी में या एंट्रेंस में, जैसे ये वर्ड आ जाए, स्ट्रक्चर नहीं भी बना, ये वर्ड आ जाए, आप आंख बंद करके आप समझ लेना कि ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट से रिलेटेड है, और इसका नाम है एसीटोफिनॉन। क्या नाम है बच्चों? एसीटोफिनॉन, है ना। जैसे हम लोग हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए उसका पॉपुलर नेम लिखते हैं ना। यहां पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे क्या नाम लिखा हुआ है? एसीटोफिनॉन। क्यों? आप सोचोगे अच्छा एसीटोफिनॉन क्यों नाम है भाई? फिनाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है, तो एसिटाइल, फिनाइल और ओन, तो इसीलिए एसीटोफिनोन। क्या ये बात समझ में आई? बहुत पॉपुलर नाम है, आपको याद करना ही पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। एसीटोफिनॉन, और समझ जाना जैसा मैंने कहा कि एसीटोफिनॉन शब्द आ गया तो आंख बंद करके आप ये अज्यूम कर सकते हो कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट की ही बात हो रही है। क्लियर? सेम वे आप अगर उसकी जगह पे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते, एक ही बात होती, एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? वो एसिटिक एनहाइड्राइड और साथ साथ क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बना देगा, ठीक है। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन गिव्स, ठीक है ना। RC डबल बॉन्ड, आपको मेनली RC डबल बॉन्ड O लगाना है ना, बेंजीन रिंग में, दैट इज द प्लान। अच्छा, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन गिव्स व्हाट? चलो बताओ। बेंजीन का आपने एसाइलेशन कर दिया, मैंने अभी बोला था एसीटोफिनॉन। बस ये बहुत पॉपुलर नाम है, ये याद रहेगा ना तो काफी सारे क्वेश्चन आपके ऐसे मतलब मजाक में बन जाएंगे, एकदम इजी लगेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट आपको ऐसे ही क्लिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट कॉल इट ES, बट मोर करेक्ट इज EAS, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, मैंने 5 रिएक्शंस के नाम तो बोल दिए, प्रोडक्ट तो बोल दिए, मैकेनिज्म भी लगभग मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया, बट थोड़ा और इन डेप्थ जाके अभी हम लोग सीखते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए किसमें? एरोमेटिक सिस्टम्स में,
उनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म आखिर है क्या। तो स्टेप नंबर वन क्या होने वाला है, सबसे पहले कि आपको जो मेन इलेक्ट्रोफाइल चाहिए वो आप जनरेट करोगे। क्या चाहिए आपको, जो मेन इलेक्ट्रोफाइल चाहिए आप उस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करोगे। सेकंड फंडा है आपका, सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब ये कैसे होता है जरा देखें। बेंजीन रिंग पे आपके इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक किया, बेंजीन रिंग के ऊपर किसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने। और वो इलेक्ट्रोफाइल करेगा क्या, आप मुझे अच्छा बताओ, जो स्क्रीन पे उसको छोड़ो 2 सेकंड के लिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो और मेरी बात को सुनो। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको किस चीज से प्यार है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन से। बेंजीन रिंग में कौन सा ऐसा पार्ट है जो इजीली अवेलेबल है, वीक है, जिसके ऊपर वो अटैक कर सकता था, आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। नॉट डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है कि नहीं। तो वो इलेक्ट्रोफाइल आके पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके क्या करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, है ना। तो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया। क्या ये बात समझ में आई? अगर नहीं समझी तो यहां पर देखो, ये आपका बेंजीन रिंग है और ये आपका समझो है Cl+। क्या है, Cl+। इस Cl+ को किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये बोलता है बेंजीन को कि बॉस एक काम कर, तो अपना ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ये है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड पेयर है ना, उसको तो इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर बना दे। क्या बना दे, कार्बन के ऊपर लोन पेयर बना दे। और मैं इसको आके यहां से अटैक कर लूंगा और मुझे जरूरत है तो मैं ये क्या करूंगा कि इसको लोन पेयर को उठा लूंगा, यहां से लोन पेयर को यहां से उठा लूंगा। तो अब वो बोलेगा कि बॉस अगर मैं इसको यहां से पाई बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाता हूं तो यहां तो कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, क्या ओरिजिनली यहां हाइड्रोजन लगा हुआ था, सब जगह लगा हुआ था हाइड्रोजन, 6 के 6 पोजीशन पे, हाँ यहां सब जगह हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ था ना। तो अब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अब आ चुका है, इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, लेकिन उसके बाजू में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आई? अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आया बच्चा लोग, बोलोगे सर कार्बन पे आया। पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, कार्बन पे। तो कार्बन पे आया इसलिए क्या मैं इसको कार्बोकैटायन नहीं बोलूं, इसीलिए तो मैंने बोला कि अच्छा कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। कैसे जनरेट हुआ, बाय अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये बात समझ में आई? तो अब देखो इसलिए लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, आप बोलोगे सही है। कैसे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की वजह से हुआ। क्या बना, अरीनियम आयन बना। ये अरीन था, क्या था ये, अरीन। अरीन मतलब वही ना बेंजीन, बेसिकली अरीन, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड अरीन। तो इसलिए अब उसमें पॉजिटिव चार्ज, तो अरीनियम, समझ गए। अरीन यानी कि बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग विद पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए अरीनियम। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, जो कार्बन पहले sp2 थे, ये दोनों कार्बन कैसे थे, ये वाला और ये वाला, बोलोगे सर ये sp2 थे, बट अभी इसमें सिंगल बॉन्ड आ गए, ये वाला तो sp3 हो गया, ये वाला कार्बोकैटायन है तो ये अभी भी sp2, बिकॉज कार्बोकैटायन कैसा होता है, sp2 होता है। तो अगेन आपका एमसीक्यू पॉइंट बना, बच्चों बोलो हाँ या ना, कि जो कोई भी, जिस भी पाई बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया उसमें से एक sp3 बन जाता है, दूसरा वाला sp2 रह जाता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हुआ? मेक अ नोट, स्टेबलाइजेशन ऑफ अरीनियम रिंग। अरीनियम रिंग स्टेबल कैसे फील कर रही भाई? आप पूछोगे कि भाई अरीनियम रिंग का आपने पूरा बॉन्ड पेयर उड़ा लिया, ठीक है, शादी में आए हो क्या, ऐसे कैसे बॉन्ड पेयर उड़ा लिया, ऐसे पूछोगे ना आप कि सर ये क्या मजाक चल रहा है नहीं? तो आप वैलिड क्वेश्चन है। तो अगेन देखिए बच्चों, डबल सिंगल, पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल, है ना। तो यहां पर स्टेबलाइजेशन जो मतलब जो लॉस ऑफ पाई बॉन्ड हुआ, उसका लॉस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ, उसको स्टेबलाइज कैसे किया उसने,
बाय रेजोनेंस। क्या ये बात समझ में आई? और वही मैंने आपको यहाँ पे एनिमेशन में भी दिखाया, देखो बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, देखो समझ में आ रहा है? एरो को फॉलो करो जरा, स्क्रीन पे सब लोग एरो फॉलो कर पा रहे हैं, बोलना हाँ या ना, बताइए। स्ट्रक्चर नंबर 1 जो बना है उसमें बॉन्ड पेयर विल बिकम लोन पेयर, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है? मतलब बॉन्ड पेयर पहले इधर आएगा फिर इधर से इधर जाएगा। ये एक्चुअली 2 स्टेप एक में ही दिखा दिया, ध्यान से सुनना। पहले ये इधर से इधर फिर इधर से इधर ऐसे जाएगा, समझे? डायरेक्ट क्यों दिखाया? डायरेक्ट क्यों दिखाया? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ऐसा दिखाया, समझे? जिधर पॉजिटिव, मुझे बताओ, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, देखो जूम किया मैंने, दिख रहा है जूम करके, है ना? अब और इजीली दिख रहा होगा ना बच्चों? हाँ, अगर मैं बोलूं ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी महसूस हो रही है इस पर्टिकुलर कार्बन को, तो ये बोलेगा अरे वाह, इधर यहाँ पे यम यम, ओहो पाई इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, खींच लिया। अब पाई इलेक्ट्रॉन इसने यहां खींच लिए तो क्या हुआ भाई? तो अब दूसरी जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, वहां पे नुकसान हो गया ना, फिर वो उसको खींचेगा, राइट? इस तरह से। अब डीलोकलाइजेशन, अगर यहां पर सारे के सारे डबल बॉन्ड होते तो पूरा रेजोनेंस कंप्लीट होता, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता, लेकिन कहां आके रुक गया? sp3 पे आके रुक गया ना, क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन हकल रूल में सिखाया था मैंने पहले 3 कि प्लेनर चाहिए, साइक्लिक चाहिए, कॉन्जुगेशन चाहिए। क्या यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन मिल रहा था? नहीं, क्योंकि sp3 बीच में आके टांग अड़ा दिया ना। क्या आप लोग को याद है मैंने पिछले सेशन में कंप्लीट कॉन्जुगेशन के बारे में क्या बोला था? कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हैज टू बी फॉलोड बाय आइदर अ प्लस चार्ज, राइट? आइदर a single bond, carbon to carbon double bond has to be followed by carbon single bond or plus charge or lone pair, है ना? तो यहां पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हुआ अगर इलेक्ट्रॉन्स का, अगर आप देखो तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी क्या हुआ? पूरी की पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट अगेन इफ यू सी पूरी की पूरी यहां पर थोड़ा सा पार्ट जो है वो छोड़ दिया, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज एज फार एज पॉसिबल क्या करता है? ट्राई टू डिफ्यूज। यहां पर एब्सोल्युटली कंप्लीट नहीं हुआ है रेजोनेंस, ये थोड़ा सा पार्ट यहां पर जो है यहां पे नहीं है, बट ओवरऑल रेजोनेंस का आइडिया क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को? कि एनर्जी या चार्ज जितना हो सके उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बरोबर है? तो क्या यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज रादर देन सिर्फ एक ही कार्बन पे रहे, उससे अच्छा उसको क्या कर दिया उन्होंने? सारे के सारे इसके बीच में, रिंग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ रही बात? स्टेप 3 हमेशा स्टेप 3। अच्छा, स्टेप 2 कौन सा था? स्लो स्टेप था, ये भी नोट करना बात को। स्टेप 2 कौन सा था बच्चों? यस, स्टेप 2 स्लो स्टेप था। और स्लो स्टेप क्या होता है? हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट था और इसका बनना जो स्टेप में हो रहा था वो कौन सा स्टेप था? वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। आप बोलोगे ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, दैट इज रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। कहां से निकालना है प्रोटॉन? बेंजीन रिंग में से जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसमें से प्रोटॉन निकाल देना है, बरोबर? देखो कैसे? तो जो इलेक्ट्रोफाइल आया था उसके साथ में जोड़ी में एक न्यूक्लियोफाइल भी था ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि मैं आपको बोलूं अच्छा Cl+ और Cl- ये थे, तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है मेन अटैक करने वाला तो वो तो यहां आ गया, ये रहा। तो ये जो Cl- बचा ये तो है ना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जगह पे, राइट? तो उसको ऐसे छोड़ नहीं देना, वो काम का है। वो क्या करेगा? वो H+ यानी प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट। अब जैसे वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा वापस से डबल बॉन्ड रीएस्टैब्लिश हो जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाएगा। एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? रिस्टोर। तो पहले मैं बोल सकता हूं कि कंप्लीट एरोमेटिसिटी जो थी वो नहीं थी, थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी एरोमेटिसिटी ऐसे करने पे, यहां तक ही हो रहा था। लेकिन अब जब यहां से H+ बाहर चला गया, यहां से H+ बाहर चला गया तो दोबारा यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, बोलो हाँ या ना? और जब डबल बॉन्ड बन गया तो क्या हुआ? एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गई। पहले इधर हाइड्रोजन हुआ करता था, अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, तो पूरा बॉन्ड कैसे बनेगा? ये H+ जब बाहर जाएगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के जाएगा और फिर वो अपना लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन जाएगा, बरोबर ना? ठीक है, बताओ
Benzene reacts with methyl chloride in the presence of aluminum chloride to give. What is methyl chloride? CH3Cl. Alkyl halide है, कौन सा ग्रुप सप्लाई करेगा? आप बोलोगे सर CH3 ग्रुप सप्लाई करेगा, है ना? और बेंजीन में CH3 लग गया तो क्या बनेगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन ए यानी कि टोलुइन बनेगा. ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ क्योंकि आपने एल्काइल ग्रुप लगाया, राइट? ओके. बेंजीन प्लस कॉन्क HNO3 in the presence of conc H2SO4 gives compound A. क्या आएगा आंसर? Of course nitrobenzene. ठीक है. Benzene react with excess chlorine. Important word, excess, in the presence of AlCl3 and gives hexachlorobenzene. Not benzene hexachloride ना, benzene hex. अगर सिर्फ क्लोरोबेंजीन होता तो बेंजीन रिंग विद एक क्लोरीन, है ना? और BHC क्या है? वो तो वो है ना जिसका गामा आइसोमर बताया था, वो है ना, है ना? और ये क्या था? हेक्साक्लोरोबेंजीन. बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड हाउ? बताइए. सल्फोनिक एसिड, बेंजीन रिंग में सल्फोनिक एसिड चाहिए, कैसे करेंगे? रिएक्शन विल बी सल्फोनेशन. कितना इजी, सिंपल. यस. अब मैंने आपको ये रिएक्शन के मैकेनिज्म समझाते वक्त ये कहा था कि हमें इसको और अच्छी तरह से इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस सीखने पड़ेंगे. क्या सीखने पड़ेंगे? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ये आप भी समझ गए तो बहुत ईजी हो जाएगी, और ये नहीं समझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्टी रहेगी. ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताने वाला हूं कि लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी. पहली बात, इस वर्ड का मतलब समझिए. इस वर्ड का मतलब समझिए. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस. पिक्चर का डायरेक्टर होता है, हर फिल्म का, हर मूवी का एक डायरेक्टर होता है ना. वो क्या करता है? वो आपको डायरेक्शंस देता है. अच्छा, इंग्लिश में नॉर्मली डायरेक्शन का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना? ये जो फिल्म वाले डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? जो तुमको बताता है कि क्या करना है ना? जैसे हीरो को बोलता है कि जाओ, अच्छा हीरोइन की पप्पी ले लो, जाओ उसको विलन को मार दो. हाँ, कुछ मतलब उसको बताते रहता है ना कि तुमको ये करना, ये करना, ये करना है. बरोबर है? ठीक है. अब जो डायरेक्टर है वो ही मेन है, वही चला रहा है सब कुछ. जैसे संजय लीला बंसाली है तो वो पगला जाएगा, सेट ही बनाते रहेगा. रोहित शेट्टी वो पगलाएगा तो गाड़ी उड़ाते रहेगा. तो वही डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वही डिसाइड कर रहा है. हीरो भले कोई भी हो. हाँ, तो यहां पर फंडा ये है कि भाई डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप का मतलब कि बेंजीन रिंग में पहले से एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना. ये कब ये फंडा अप्लाई करना है यही नहीं समझ पाते बच्चे. आप लोग क्लियर रखना अपने में. क्या बोला मैंने? बेंजीन रिंग में पहले से एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा, बताएगा कि नया वाला फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है, ध्यान से सुनना, कि नया वाला फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा. थोड़ी बात क्लियर हो रही है क्या बोल रहा हूं? ओरिजिनली प्रेजेंट ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग will decide that the newly incoming group will be attached at which position. समझा कि नहीं समझा? जैसे तुम्हारे साथ होता था, तुम्हारे साथ होता है, होता होगा, हमेशा होता है. आप क्लासरूम में जब जाते हो, एक बेंच है, खाली है. ठीक है, आपको बड़ा मन है कि चलो आज मैं फर्स्ट बेंच पे बैठूं, सिंसियरली मेरे को पढ़ाई करनी है, फर्स्ट बेंच पे बैठूंगा. आप सबसे पहले पहुंचे हो तो आपको एक हक मिल जाता है ना, आपको एक ये राइट मिल जाता है कि भाई मैं डिसाइड करूंगा वेयर आई वांट टू सिट बिकॉज आई हैव रीच्ड अर्ली. है कि नहीं? मैं पहले आया तो आई विल डिसाइड, अच्छा मेरे को कॉर्नर सीट चाहिए. समझ रहे हो? अब कोई नया आएगा ना तो तुम उसको बोलेगे काम कर, तू अंदर जा. आप उसको बताते हो ना, नहीं मैं इधर ही बैठूंगा, तू अंदर बैठ. है कि नहीं? ये वैसा है. बेंजीन रिंग पे एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट, इवन बिफोर यू स्टार्ट द रिएक्शन. अब समझ में आ रहा है? समझो ये बेंजीन रिंग पे एक्स ग्रुप प्रेजेंट है. समझ रहे हो? अच्छा, अब नया ग्रुप आने वाला है जिसका नाम है ई.
मुझे बताओ उस ई के पास कितने पोजीशंस की पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? 5 पॉसिबिलिटी। आप बोलोगे सर ये देखो 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 अलग अलग नंबर के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 5 मेरे पास पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है। बरोबर बोल रहा हूं? टेक्निकली ये दोनों ऑर्थो है ना? टेक्निकली मैं नंबरिंग भी ढंग से कर देता हूं ना। एक्स नंबर 1 पे ही है क्योंकि वो पहले आ चुका है, समझो, है ना? 2 3 4 5 और 6। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? यस। तो ये दोनों ऑर्थो है, ये दोनों मेटा है और ये पैरा है। 3 पॉसिबिलिटी है, ऑर्थो या तो मेटा या तो पैरा, या बेचे में। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अंडरस्टैंड प्लीज, दिस x which means the functional group that is already present will tell the new functional group कि भाई तेरे को किधर जाने का है। मैं बोलेगा तेरे को 2 पे जाने का तो 2 पे जा, 3 पे मैं बोलेगा तो 3 पे जाना पड़ेगा, 4 पे बोलेगा तो 4 पे जाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि x पहले से प्रेजेंट है। क्या इसमें प्रायोरिटी काउंट होती है? नहीं। क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी काउंट होती है? नहीं। क्या इसमें वो तुम्हारे वो कैन इनगॉल्ड प्रीलॉग CIP सिस्टम की कोई प्रायोरिटी काउंट होती है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। यहां पर कोई प्रायोरिटी सब गई भाड़ में। जो पहले आया वो डिसाइड करेगा, समझे? और मैंने जैसा बताया ये सब तुम सबने, हम सबने किया है। ये स्कूल में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, हम पहले पहुंच गए, हम डिसाइड करेंगे कहां बैठने। तुम बाद में आए, तुम बाद में, तुमको हम बताएंगे अच्छा तुम यहां नहीं यहां बैठोगे। सही है ना? बस यही फंक्शनल ग्रुप्स भी करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? छोटा सा एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ दिमाग में? एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब आपका सवाल अगला ये आएगा कि अच्छा सर ठीक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप समझ में आया कि एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्शन देगा, इन्फ्लुएंस करेगा कि नया फंक्शनल ग्रुप किधर जाने वाला है। अच्छा, ओरिजिनली ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप पहले से प्रेजेंट था। अब नया आएगा तो डाई सब्स्टिट्यूटेड होने वाला है। बरोबर? अरे बोलो हाँ या ना? नया ग्रुप आया मतलब क्या बनने वाला है? डाई सब्स्टिट्यूट। और डाई सब्स्टिट्यूट में ऑर्थो बनेगा या मेटा बनेगा या पैरा बनेगा, ये इस ग्रुप के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस से डिसाइड होगा। एकदम क्लैरिटी? अब बोलोगे बढ़िया। अब अगला सवाल आपका आना चाहिए लॉजिकली, अगला लॉजिकल सवाल कि सर इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके डेरिवेटिव्स हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, हैलोजन, ईथर, बहुत सारे, एल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड, बहुत सारे हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से ग्रुप का क्या इंफ्लुएंस है? क्या हमको हर एक रटना पड़ेगा? नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। मैं ट्रिक बताता हूं, याद रहेगा बहुत सिंपल तरीके से। कुछ ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। कुछ ग्रुप्स कैसे होते हैं बच्चों? कौन से होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। राइट? 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो ऐसे। अभी अगेन आप अपनी नोटबुक में इस चीज को लिखना, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस। क्या लिखोगे? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस और इन्फ्लुएंस, ये 2 वैरायटी का ही हो सकता है। सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको दे रहा हूं। एक तो ऑर्थो पैरा होता है, ओपी, तुम लोग ना ओपी, ओपी ओवर पावर्ड है ना, ओपी। ठीक है, आई होप समडे आई गेट टू हियर दुबे सर ओपी, है ना। इफ आई हैव डन समथिंग वर्थ दैट प्रॉब्ली आई विल, लेट्स सी। ठीक है, तो एक तो है ओपी और दूसरा क्या है? एम, मेटा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और दूसरा मेटा डायरेक्टर। तो कुछ ग्रुप्स होंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे, कुछ ग्रुप्स होंगे वो मेटा डायरेक्टर होंगे। काफी सिंपल। अच्छा, तो ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, इनके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे बच्चों। इनके लिए आप याद रखेंगे पोड़ा। क्या याद रखेंगे? पोड़ा, है ना। तमिल में शायद बोलते हैं ना पोड़ा। पोड़ा मीन्स गो, पो मीन्स गो, भाग जाए ऐसे। तो ये पोड़ा। क्यों पोड़ा? क्योंकि ये पैरा ऑर्थो डायरेक्टर तो हैं, बरोबर। डी इज नॉट डायरेक्टर, ना हियर, डी इज नॉट डायरेक्टर। डी मीन्स यहां पर डोनर। क्या है?
डी इज व्हाट, डोनर, एंड ए इज एक्टिवेटर। क्या ये इज एक्टिवेटर। अच्छा, ये सारा हम लोग फंडा किस में पढ़ रहे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। आप बोलोगे हाँ, बेंजीन रिंग है, हाँ मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग तो है ही। बेंजीन रिंग में मैं और इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, मतलब मैं डोनेट कर रहा हूं उसको, तो उस रिंग की एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी ना, इसलिए रिंग एक्टिवेट हो गई। मैंने जगलर का एग्जांपल दिया था सर्कस में, वो बेचारा 6 तलवार जगल कर रहा है ना, बीच में कोई और 2 तलवार और फेंक के चला गया उसके मुंह पे, अब वो बेचारा 8 तलवार जगल कर रहा है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, वैसा हो गया। तो जब तुम डोनर ग्रुप लेके आए तो तुमने एक्चुअली रिंग को एक्टिवेट कर दिया, उसकी रिएक्टिविटी भयंकर बढ़ा दी तुमने। तो डोनर और एक्टिवेटर विल गो हैंड इन हैंड, यस। तो जो भी ग्रुप्स डोनर हैं और एक्टिवेटर हैं वो पैरा ऑर्थो डायरेक्टर होंगे। आप बोलो अरे वाह, ये तो सर इजी हो गया। तो आपको मैंने ये तो बताया, अच्छा सारे अल्काइल ग्रुप डोनर हैं। अब तो आपके दिमाग में आ गया, अच्छा मतलब कोई बोले मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे पैरा ऑर्थो डायरेक्टर। फिर जिसके पास लोन पेयर है वो भी डोनर है, तो नाइट्रोजन वाले, ऑक्सीजन वाले, एल्कोक्सी ग्रुप, अमाइन ग्रुप, ये सब। तो अब आपको क्लैरिटी आ गई ना, अच्छा ये वाले फंक्शनल ग्रुप पैरा ऑर्थो डायरेक्टर होंगे। कितना इजी हो गया, बोलो हाँ या ना? समझे है कि नहीं? दिमाग में आ रहा है? हाँ, तो रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्चुअली बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फंडा समझ में आया, ट्रिक समझ में आई, ये भी लिखो, फंडा ट्रिक समझ में आया। अच्छा, मेटा में आप सिंपल याद रखेंगे, MM मिठाई वाला, अपने इधर मलाड में फेमस है, बॉम्बे में ना, MM मिठाई वाला, MM की लस्सी, MM के समोसे वो बेचता है ना, बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट करता है वो स्टेशन के बाहर, ठीक है। तो आप अगर उसकी शॉप के बाहर जाओगे तो उसने लाउड स्पीकर लगाए, आइए MM के गर्मा गर्म कचौरी खाइए, समोसे खाइए, तो नाम याद रह जाता है। तो MMW, क्या MMW, कैसे MMW क्या याद रखेंगे? MMW में आप मेटा डायरेक्टर है, क्या है? मेटा डायरेक्टर है। कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टर होगा? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। किसमें क्या होंगे? ये कोई रूल नहीं है, मतलब ये रूल नहीं है, मैं आपको जेनरिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना, ये ट्रिक। हाँ, ये कोई रूल नहीं है एज सच, इसके इक्का दुक्के एक्सेप्शन मिलेंगे, बट 99% केसेस में ये फंडा एप्लीकेबल डायरेक्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। और W से तो आपको पता है, अगर यहां डोनर था तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए? यहां पर हो जाएगा विड्रॉइंग। एक डोनेट करा था तो एक विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना यार, समझे कि नहीं? है ना, M फिर उल्टा M यानी कि W, समझे? बात समझ में आई? M मल्टीपल बॉन्ड्स, तो इसमें भी आपको फटक से क्लिक हो जाएगा, विद इन अ सेकंड क्लिक हो जाएगा कि अच्छा मल्टीपल बॉन्ड वाले तो आपने बहुत फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है सर। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड, अच्छा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टर। एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड हो H होता है, मेटा डायरेक्टर। कीटोन में C डबल बॉन्ड होता है, मेटा डायरेक्टर। साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, मल्टीपल बॉन्ड है, मेटा डायरेक्टर। नाइट्रो ग्रुप NO2 में N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O होता है, मेटा डायरेक्टर। क्लैरिटी आ रही है लाइफ में? बोलो हाँ या ना? सिंपल हो गया ना लाइफ, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे अभी तो समझ में आएगा, बट ये एक चार्ट छोटा सा ऐसा लिख के रखना विद द ट्रिक्स, सो दैट आपके दिमाग में ये ट्रिक्स ध्यान में रहेगी, तो अपन अप्लाई कैसे करना फटाफट कर पाएंगे। क्योंकि इसको अगर आप थियोरेटिकली करने जाओगे ना इस कॉन्सेप्ट को, तो बोरिंग भी लगेगा, और पूरी लिस्ट, आप कोई भी बुक, आपकी स्टैंडर्ड बुक खोलो, USS, एररलेस, या आपकी कोई भी और स्टैंडर्ड बुक जो JEE के लिए आप यूज करते हो ना, उसमें लंबे लंबे उन्होंने पूरे लिस्ट लिख के दी हुई है, ठीक है, कि ये ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे 10 ग्रुप लिखे, ये वाले मेटा डायरेक्टर, ये 10 ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टर, ये पैरा डायरेक्टर। रट्टा नहीं मारना है भाई, समझना है, लॉजिकली समझ में आ जाएगा। इक्का दुक्का एक्सेप्शन है वो अलग से याद कर लेंगे। बात गई भेजे में, अब अप्लाई करें। क्लिक के हुआ, चलो अब अप्लाई करते हैं। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर थे कैसे थे? वो एक्टिवेटर थे, मैंने बता दिया, डोनर थे, और डोनेट कर रहे हैं इसीलिए मतलब कि वो बेंजीन के रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको रिंग एक्टिवेटर ग्रुप्स भी कह सकते थे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फिनॉल। हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फिनॉल। अच्छा, बाय द वे यहां पर मैंने आपको पूरी लिस्ट भी लिख के दी है, पूरी की पूरी लिस्ट भी लिख के दी है, ध्यान से देख लो कि कौन से ग्रुप्स आपके क्या है, पैरा ऑर्थो डायरेक्टर्स। आपको नोटवर्दी पॉइंट क्या बताया मैंने
या तो लोन पेयर होगा तो डोनेट करेगा, कॉमन सेंस। क्या यहाँ पे सब जगह नाइट्रोजन है, देख लो, नाइट्रोजन है ना, लोन पेयर है, डोनेट कर रहा है ना। अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है, बरोबर। अल्कोहल OH ग्रुप है, ऑक्सीजन क्या करेगा, डोनेट करेगा। एल्कोक्सी क्या करेगा, डोनेट करेगा। यहां नाइट्रोजन क्या करेगा, डोनेट करेगा। यहां पर फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, एक्चुअली फिनाइल ग्रुप ज्यादा करके ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आता है। किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इसको यहां से निकाल देना। ज्यादा करके आपको बेंजीन का रिंग या फिनाइल ग्रुप जो वो क्या करता है, ज्यादा करके आपको विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है, तो इसको यहां पे मत रखना। आर ग्रुप तो आपको बताइए क्लासिक, मैंने 1000 बार मेरा खुद का नाम याद रखने को बोला है ना, मेरा नाम AD अंकित दुबे। एल्काइल ग्रुप ऑलवेज डोनर ग्रुप, एल्काइल ऑलवेज डोनर, है कि नहीं, ये याद रहेगा ना। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ फिनॉल। मुझे बताओ, फिनॉल में बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा हुआ है, बरोबर है बच्चों। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, आप बोलोगे हाँ लोन पेयर है, तो वो डोनर का काम कर सकता है, यस। अरे बोलो हाँ या ना। अब वो देखो, मैं हर बार आपको ये जो एरो के हिसाब से दिखाता हूं वही सेम चीज दिखाना चाहिए, तो जूम करके भी दिखा देता हूं, ध्यान से देखो। लोन पेयर बिकमिंग बॉन्ड पेयर बना, लोन पेयर बिकमिंग बॉन्ड पेयर, एरो आपके सामने ही स्क्रीन पे आ रहा है, देख सकते हो। लोन पेयर बिकमिंग बॉन्ड पेयर, क्या हुआ, वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, सही है, यस। अच्छा, वो लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे है, कोई बता सकता है। ऑर्थो पोजीशन पे है, नोट करना, कहां पे आया, ऑर्थो पोजीशन पे है, ये नोट करना बात को। फिर वापस लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। कहां पे आया अभी, नेगेटिव चार्ज कहां आया, पैरा पे आया। आप बोलोगे हाँ सर, नेगेटिव चार्ज पैरा पे आया। अब समझ गए आप, जो स्मार्ट बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि अच्छा ऑर्थो पैरा समझ गए सर हम लोग, मेटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, वापिस कहां आया, ऑर्थो पे। यहां पे पैरा पे था, यहां पे ऑर्थो पे था। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि जब डोनर ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस डोनर ग्रुप की वजह से, अभी मेरे सेंटेंस को सुनना, प्रेजेंस ऑफ अ डोनर ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ अ डोनर ग्रुप और एक्टिवेटर ग्रुप, है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ डोनर ग्रुप या बोल सकते हो आप एक्टिवेटर ग्रुप, विल ऑलवेज क्रिएट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विल ऑलवेज क्रिएट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजिशंस ड्यू टू रेजोनेंस। बोलो हाँ या ना। घूम फिर के वापस ओ को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये जो डबल बॉन्ड यहां पे थे अब वो अपने डबल बॉन्ड यहां पे आ गए, विच मींस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अपने इसमें पार्टिसिपेट किया बेंजीन के रेजोनेंस में, फिर वापस भी आ गया और उसने बेंजीन को रेजोनेंस करने में हेल्प भी किया, यस। अब जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हुआ है, क्या हुआ, जहां जहां पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हुआ है, क्या इलेक्ट्रोफाइल को बड़ा मन करेगा कि मैं वहां पे आऊं, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वैसे भी गरीब बेचारा, वो मर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये तो ऐसा हो गया ना कि भूखा शेर है और उसके सामने हिरण का झुंड रख दिया तुमने, है कि नहीं, तो उसके लिए तो वो मतलब पार्टी है, वो तो उसके लिए तो बोलेगा अरे वाह आज तो फाइन डाइनिंग है अपना, संडे ट्रीट हो रही है आज। तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ने से, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ने से जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो अटैक कहां करेगा, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल की जब पोजीशन ही ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो हो जाएगी तो प्रोडक्ट भी कौन सा मिलेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही मिलेगा। और इसीलिए अगर ये ओरिजिनल ग्रुप डोनर ग्रुप था तो नया ग्रुप ऑर्थो या पैरा या ऑर्थो, मतलब ऑर्थो पैरा ऑर्थो बोलूं तो दिस आइदर 2 और 6 दोनों आर काउंटेड एज ऑर्थो ना, तो इसलिए मैंने उसको क्या बोला, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बोला। भेजे में गया, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अच्छा, एक नोटवर्दी पॉइंट है यहां पर, एक नोटवर्दी पॉइंट। मैंने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले हैं, जो क्या है, वो सारे मेटा डायरेक्टर, ऐसा बोला मैंने। तो आप अज्यूम करोगे कि चलो ठीक है सर, ये रहा क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरीन इधर सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं,
मतलब बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर भी होते ही हैं, है ना। तो आप अजम्पशन करके बैठोगे कि ये पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है, ये एक्टिवेटर ग्रुप, ऐसा आप अजम्पशन करके बैठोगे, बरोबर है ना। बट हैलोजेंस यहां पर थोड़े से एक बीच में आते हैं, वो अजीब है, हैलोजेंस अजीब है। क्यों हैलोजेंस अजीब है, जरा सोचो। क्या मैं बोल सकता हूं ये हैलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस और नो? क्या होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो ये इनका मन तो करता है इनका, क्योंकि इनके पास 3 लोन पेयर है ना, इनके पास क्या है, 3 लोन पेयर हैं, तो इनकी एक टेंडेंसी हो सकती है, इफ दे वांट दे विल डोनेट, इफ दे वांट दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बिकम क्या बोलते हैं, डोनर्स, दे वांट, इफ दे वांट टू। बट डू दे वांट टू बिकम डोनर्स? क्या उनकी टेंडेंसी है? नो, व्हाई? क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की है कि नहीं? तो वो बेचारे असमंजस में फंसे हुए, वो डामाडोल में फंसे हुए कि यार इलेक्ट्रॉन दूं या नहीं दूं, पैसा बहुत है लेकिन दान करने का मन नहीं है, ग्रीडीनेस है ना। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन पड़े, मतलब लोन पेयर तो मतलब भर भर के पड़े हुए हैं, 3 लोन पेयर है, देना नहीं है, उल्टा मन कर रहा है कि वो जो है गरीब बेचारा उससे और एक ले लूं। तो इसीलिए हैलोजेंस जो है, contrary to popular belief, they are actually deactivating. But are they still orthopara directors? Yes. देखो मेरा जो ट्रिक है वो यहां काम आएगा आपको, किसमें, हैलोजन में। वो ट्रिक काम आने वाला है, ट्रिक का ही कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अगर ऑलरेडी हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो क्या नया वाला ग्रुप ऑर्थोपैरा पे आएगा? हाँ, ऑर्थोपैरा पे ही आएगा। सिर्फ फर्क यह कि पोडा में से वो पीओ है, डीए नहीं है। समझे कि नहीं समझे? डोनर नहीं है, एक्टिवेटर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ इट्स इंडक्टिव इफेक्ट। वो इलेक्ट्रॉन पुलिंग इंडक्टिव इफेक्ट ले रहा है ना, माइनस आई इफेक्ट ले रहा है, वो प्लस आई इफेक्ट नहीं ले रहा है। क्या ले रहा है? माइनस। देखो यहां पर ऑक्सीजन क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था ना, डोनर क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लेता है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? ऐसा है। तो इसलिए हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट आर स्टिल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर है? यस, ओके। अब बेटा डायरेक्टर, तो अच्छा बताओ, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर अगर एक्टिवेटर थे तो ये वाले कैसे रहेंगे? ये डीएक्टिवेटर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये विड्रॉइंग है। क्या हम लोग नाइट्रोबेंजीन का एग्जांपल ले सकते हैं? यस। अगेन आप देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बोला भी कि जितने भी एग्जांपल्स यहां पे दिए और हर स्टैंडर्ड बुक में ये आपको सारे एग्जांपल, इतने ही एग्जांपल मिलेंगे। क्या इन सब में हेंस प्रूफ है कि मल्टीपल बॉन्ड है? आप बोलोगे हाँ। स्ट्रक्चर मैंने आपको सबका बताया हुआ है बच्चों। NO2 का स्ट्रक्चर क्या यहां पे मल्टीपल बॉन्ड है? N डबल बॉन्ड O है ना? अरे है या नहीं है गधों? है ना। साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड। यस। एसिड में C डबल बॉन्ड OH है। एस्टर में C डबल बॉन्ड OR डैश है। सल्फोनिक एसिड में S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH। हर एक का बनाऊं क्या कि समझ गए? बरोबर है। तो हर एक में मल्टीपल बॉन्ड है, हेंस प्रूफ करके दिखाया। पहला एग्जांपल लिया नाइट्रोबेंजीन का। देखो अब नाइट्रोबेंजीन में विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी मतलब बेंजीन के रिंग में नाइट्रो ग्रुप जो कि विड्रॉइंग ग्रुप है वो लगा हुआ है। अगेन यहां पर फंडा क्या करना है, जूम करके दिखाता हूं। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। अब नहीं, यहां पे बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। देखो यहां पर डबल बॉन्ड का हिस्सा था, यहां भी डबल बॉन्ड का हिस्सा बना। बात समझ में आई? बिकॉज दिस बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, दिस बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। इधर बोलोगे ठीक है, ठीक है, ओके। विच मीन्स नाउ वेयर इज योर पॉजिटिव चार्ज? वहां पर ऑर्थो पोजिशन पे कौन सा चार्ज आ रहा था? यहां पे ऑर्थो पोजिशन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, है कि नहीं? ओके। बहुत बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब मैं ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं ना मेटा वाला, बहुत बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सर आप यहां कहीं नेगेटिव चार्ज बना के दिखाओगे। उल्टा है एक्चुअली, ऑर्थो पे पॉजिटिव बन जाता है, तो मेटा इज कंपैरेटिवली मोर नेगेटिव। समझे? तो इलेक्ट्रोफाइल रियलाइज करता है,
इलेक्ट्रोफाइल रियलाइज करता है कि मेरे को ऑर्थो पैरा पे जाके मेरे को कुछ मिलना तो है नहीं, तो वहां ऑलरेडी बज्जर गरीबी मची हुई है, वहां ऑलरेडी मारा मारी चल रही भाई, इलेक्ट्रॉन वहीं से गायब है, वहां जाके क्या ही कर लूंगा। हाँ, तो जो जो कम से कम जहां पे थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं उसको अटैक करो और वहां पे सेटल हो जाओ, है कि नहीं? ठीक है, सेम फंडा क्या बना, बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। देखो यहां पर बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पैरा, यहां से बॉन्ड हटके वहां पे आ गया, तो अगेन अब पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वापस ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया और वापस घूम फिर के, तो NO2 ग्रुप तो है, लेकिन अगेन नोटिस, सी 1 2 3, यहां पे 1 2 3, मतलब नाइट्रो ग्रुप ने भी जो ऑक्सीजन था उसका वो जो बॉन्ड पेयर है डबल बॉन्ड वाला, वो यूज करके ऐसा बेंजीन के रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर कर दिया। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ भी रहा है सपोज कि अगर यहां पर लोन पेयर है तो क्यों नहीं दे रहा है भाई, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन इजीली डिलोकलाइज होगा? पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर जल्दी डिलोकलाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, अब ध्यान से देख के आंसर बताना कि स्पेसिफिकली, मुझे सिर्फ ये नहीं जानना है कि प्रोडक्ट क्या है, अब मुझे ये भी जानना है कि प्रोडक्ट में ऑर्थो या मेटा या पैरा बनने वाला है। हाँ चलो, फिनॉल है, फिनॉल है, ब्रोमीन आने वाला है, फिनॉल है, ब्रोमीन आने वाला है, ठीक है, ओके, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ए बी सी या डी? ऑप्शन सी का नाम क्या है? कुछ प्रिंटिंग एरर है शायद से, बोथ ए एंड बी बरोबर है, बट आई थिंक वो लोग ने प्रिंटिंग में ये किया कि यहाँ पे OH लगाना है ना अपने को, OH ग्रुप थोड़ी चला जाएगा भाई, OH ग्रुप जो ओरिजिनल ग्रुप है वो अपनी जगह रहेगा, यस और नो, और वही डायरेक्टर है, वही तो डायरेक्टर है। यहाँ पे डायरेक्टर कौन है? OH। कैसा डायरेक्टर है? पैरा ऑर्थो या मेटा, है ना? तो ये दोनों क्या है, ये आपस में ऑर्थो पोजीशन पे, ये आपस में पैरा पोजीशन पे, तो इसलिए आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। बात समझ आई? चलो ये वाला बताओ, NO2 प्लस Cl2, नया क्लोरीन जो आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो या पैरा या मेटा या बोथ? ऑप्शन सी आएगा ऑफ कोर्स कि मेटा। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टर। अब कितना इजी लग रहा होगा, और यही ऑर्थो पैरा मेटा दिमाग खराब कर देता है बच्चों का कि अरे सर क्या बनेगा क्या बनेगा, अरे पागल हो गया, इतना इजी है। अच्छा, अगर अब तुम इसकी कॉम्बिनेशन बनाओ तो तुम बोलो सर ये तो एकदम मजाक इजी हो गया, ये दोनों मिला दिए, जो शान रिएक्शंस थे 5, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, है ना, वो पांचों के प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट कर पाएंगे हम लोग अभी विद ऑल वेरिएशंस। जैसे अगर सल्फोनेशन करना है और पहले से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप, तो आप बोलोगे अच्छा मिथाइल ग्रुप मतलब एल्काइल, एल्काइल है तो ऑर्थो, तो सल्फोनेशन करने के बाद एक सल्फोनिक एसिड ऐसा बनेगा जिसके ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है, और एक सल्फोनिक एसिड ऐसा बनेगा जिसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल है। सिंपल है कि नहीं? या अगर बेंजाल्डिहाइड का मेरे को नाइट्रेशन करना है तो आप बोलोगे सर मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, ऐसा ऐसा आंसर आएगा, विद इन हाफ अ सेकेंड आंसर आएगा। समझे? ये फंडा है। अब अगर ऑर्थो पैरा दोनों बन रहा है, मेटा में तो टेंशन नहीं, एक ही बन रहा है कि नहीं? ऑर्थो पैरा अगर समझो, ऑर्थो पैरा में आपको पूछ ले भाई मेजर बताओ माइनर बताओ, तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे अलग बनता है, हायर टेम्परेचर पे अलग बनता है, वो हम लोग स्पेसिफिक केसेस में देखेंगे। अभी वो बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी, वो भी सिखाऊंगा, बट वो स्पेसिफिक केसेस में, वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है कि लोअर टेम्परेचर पे ऑर्थो बन रहा है, हायर टेम्परेचर पे पैरा बन रहा है, और अदर वे अराउंड। ठीक है, बट ये तो पक्का क्लियर हो गया ना कि अच्छा ऑर्थो पैरा कब बनेगा, मेटा कब बनेगा। ठीक है, अब ऑर्थो और पैरा में भी चॉइस बताऊंगा, टेंशन मत लो, बट आगे वो स्पेसिफिक केस में सीखेंगे। ओके, जल्दी जल्दी बताओ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीएक्टिवेट? नॉट डीएक्टिवेटिंग मतलब एक्टिवेटिंग। बताइए कौन सा वाला इसमें से एक्टिवेटिंग ग्रुप है? 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 4 ओनली, 2 3 and 4, कौन सा वाला नॉट डीएक्ट मतलब कौन एक्टिवेट? अच्छा, एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, डोनेट या विड्रॉ? डोनेट या विड्रॉ बताओ, पहले ये बताओ, डोनेट या विड्रॉ? एक्टिवेट करने के लिए डोनेट।
CHO में मल्टीपल बॉन्ड होता है, क्या वो डोनेट करेगा क्या? नहीं, वो तो विड्रॉइंग करेगा, तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, मतलब B भी नहीं है क्योंकि B में 1 दिया हुआ, बरोबर, समझ में आ रही बात? अच्छा, CCl3, आप बोलोगे अरे सर इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मैंने क्या बोला? CCl3 भाई क्लोरीन है ना, 3 क्लोरीन है, खींचेगा ना, जबरदस्त खींचेगा। एक्टिवेट कर पाएगा क्या? भले उसके पास लोन पेयर होता है, क्या एक्टिवेट करेगा क्या? नहीं करेगा। बात समझ में आई? ये इसके पास तो प्लस चार्ज है, खुद ही गरीब है, खुद ही गरीब है। कहां से? मतलब क्या नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? मुहावरा है ना अपने यहाँ पे हिंदी में, ये हाल है भाई, खुद ही गरीब है, मतलब क्या ही कर लेंगे, है ना। ये तो ऐसा हो गया कि मतलब सलमान खान की खुद की नहीं पिक्चर चल रही, कपिल शर्मा का शो चला रहे भाई, है ना। घूम फिर के मेरे हर लेक्चर में एक सलमान खान रेफरेंस तो आ ही जाता नहीं, बड़ा प्रेम है मेरा सैमलॉन भाई, सैलमॉन भाई से सैलमॉन भाई से। तो चलो, तो NH2 क्या यहां पर नाइट्रोजन गैस लोन पेयर है? हाँ। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? यस। क्या वो लोन पेयर डोनेट करेगा? हाँ। मतलब कि ओनली 4, दैट इज द ओनली एक्टिवेटर। मजेदार क्वेश्चन। CL3 को नोट कर लेना, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक्टिवेटर तो नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है, वो तो पता ही चल रहा है, बट ये पैरा ऑर्थो डायरेक्टर भी नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रेयर ग्रुप्स विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन क्लोरीन 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 सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है, बट इतना ज्यादा उसमें डीएक्टिवेशन है कि वो एक्चुअली मेटा डायरेक्टर बना देता है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। बट यहां पर क्लैरिटी आपको 4 की आई, एकदम सिंपल है, यस और नो। समझ आ रही बात बच्चों? अगला देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड एनिलीन, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एनिलीन, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन, इन तीनों में से कौन सा EAS को फटाफट प्रेफर करेगा? कौन प्रेफर करेगा? ऑफ कोर्स एनिलीन प्रेफर करेगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है ना, तो वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे धड़ाक से मतलब नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा आओ भाई, है ना, है ना। तो एनिलीन क्या करता है, जब एनिलीन होता है ना NH2 ग्रुप, तो वो क्या करता है कि इन पोजीशंस पे क्या करता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है ना ड्यू टू रेजोनेंस, और इलेक्ट्रोफाइल को बोलता है, तो मीम, तुम्हारा वो मीम वाला था ना, वो कौन था, पाकिस्तान टीम वाला एक, ओ भाई मारो मुझे, मारो, आओ मारो, बस वो ये इसको बोलता है आओ भाई अटैक करो। कहां कहां अटैक करोगे? ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे करो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। और जब अगर आपके पास ये ग्रुप होता, कौन सा, ये वाला, तो ये वो दोगलापन करता है, ये नहीं, ये एक्चुअली तुम्हारा गेम खेल रहा है, ये वो शार्क टैंक वाला है, कौन है वो, क्या नाम है, अश्नीर ग्रोवर, है ना, चश्मा मेरे जैसे ही पहनता ना वो वो भी ऐसे बोलेगा ना, ए भाई तू क्या कर रहा है, ये सब दोगलापन है, ठीक है, तू पैरा ऑर्थो डायरेक्टर बोल के मेटा डायरेक्टर मत बना मुझे, समझे। आशीष चंचलानी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की उसकी। तो यहां पर देख, सो दैट वाज योर दिस वन, 4th वन, ओके। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि मैक्सिमम से मिनिमम कौन सा वाला कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को प्रेफर नहीं करेगा। चलो बताओ, इजी है। सबसे पहला फिनॉल, फिर आएगा टोलुइन, फिर आएगा बेंजीन, फिर आएगा क्लोरोबेंजीन। अगेन सेम लॉजिक, क्लोरोबेंजीन डीएक्टिवेटर है, ये क्या है, डीएक्टिवेटर है पैरा ऑर्थो डायरेक्टर ही, लेकिन क्या है, डीएक्टिवेटर। ये दोनों तो डोनर है, इसमें बेटर डोनर कौन भाई, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। एल्काइल ग्रुप तो बेचारा अपने, एल्काइल ग्रुप डायरेक्ट डोनर है क्या, क्या उसके पास लोन पेयर है क्या? नहीं, वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहा है ना हेल्प। देखो हेल्प ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये कैसा, ये बेचारा, ये अमीर आदमी, मतलब ये बेचारा नहीं, ये अमीर आदमी, ये गड्डियां फेंक रहा पैसे की, हेलो पैसे, हेलो लोन पेयर, है ना। टोलुइन बेचारा वो मतलब मिडिल क्लास आदमी, गरीब थोड़ा ना, वो अपनी सैलरी में से फिर भी दान कर रहा है, बड़ी बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन बेचारा थोड़ा, है ना। क्लोरोबेंजीन एकदम मतलब ओहो ग्रीडी आदमी, वो एकदम मतलब हाँ, वो बोल रहा है मेरे पास बहुत पैसा है फिर भी नहीं दूंगा जा। और बेंजीन बेचारा वो देव मानुस, वो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, जो आपको ठीक लगे दे दो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर टोलुइन और फिनॉल में कौन जीता? फिनॉल जीता ऑफ कोर्स।
फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज वो ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से वो ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से आके अटैक करेगा। बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, लास्ट एक छोटा सा पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, वो है कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक फीचर्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसके ऊपर एंट्रेंस में ज्यादा करके क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा थियोरेटिकल है, एक दो बार इक्का दुक्का कभी कोई क्वेश्चन थियोरेटिकल में से आया हुआ है। ठीक है, तो इसको जरा फटाफट अपन गो थ्रू कर लेते हैं। बेंजीन एंड अदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि नैफ्थलीन, एंथ्रासीन वगैरह है ना, राइट? उनको हम बोलते हैं, जिसको पॉलीसाइक्लिक, उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट, यानी कि कैंसर कॉजिंग उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज। जैसे कि टोबैको के बाय प्रोडक्ट्स। टोबैको में क्या होता है बाय प्रोडक्ट? है ना, वो आता है ना थिएटर में पिक्चर देखने से पहले मैं मुकेश, हाँ मुझे कैंसर हो गया, वैसा बोलता है ना। निकोटीन, निकोटीन, निकोटीन होता है और टार होता है। क्या होता है? निकोटीन और टार। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली कोल एंड पेट्रोलियम, ऑफ कोर्स यस, कोल के बर्निंग से भी जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं दे कॉज अ लॉट ऑफ कैंसर, है ना। एक खास प्रकार का कैंसर होता है, अगेन दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड जस्ट फॉर योर फन फैक्ट, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। चिमनी स्वीपर्स जो होते थे, अब तो आजकल तो कोई चिमनी लगाता नहीं अपने घर में। कोल्ड कंट्रीज में जो चिमनीज होती है ना बड़ी, जिसमें सांता क्लॉज आता है ऐसा बताते हैं, चिमनी स्वीपर्स हुआ करते थे पहले जमाने में, पुराने टाइम में। उनको कैंसर होता था, कैंसर ऑफ द टेस्टिकल्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द चिमनी स्वीपिंग एंड द कंटेनर सूट दैट यूज्ड टू बी ऑन देयर स्किन। उसको खास एक टाइप का बोलते थे, चिमनी स्वीपर्स कैंसर बोलते थे, है ना। इट्स बिकॉज जो बर्निंग की वजह से जो बाय प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं अलॉन्ग विद द हीट दैट इज कॉजिंग डैमेज टू द स्किन एंड कॉजिंग द कैंसर। पेट्रोलियम भी सिमिलर आपको एक्शन दिखाता है, टोबैको का मैंने बता दिया, निकोटीन वगैरह, है ना। लिवर में अगर बेंजीन चला जाए तो बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू इपॉक्सी डायोल। व्हाट इज इपॉक्सी? इपॉक्साइड्स आर साइक्लिक ईथर्स, इपॉक्साइड्स आर साइक्लिक ईथर्स। तो ये इपॉक्सी डायोल मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड्स है, और डायोल यानी कि ऑफ कोर्स 2 OH ग्रुप, इपॉक्सी डायोल्स बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, इट इज जस्ट अ कैंसर कॉजिंग एजेंट। मतलब बेंजीन अगर आपने इंजेक्शन कर लिया बाय मिस्टेक भी, बेंजीन के फ्यूम्स इंजेस्ट कर लिए या बेंजीन किसी ने इंजेस्ट कर लिया, तो क्या होगा? लिवर में जाके ये बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये जो इपॉक्सी डायोल है ये डीएनए के साथ में रिएक्ट करता है, आपके डीएनए के साथ में रिएक्ट करके अनकंट्रोल ग्रोथ कॉज करता है, और अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स को ही क्या बोलते हैं? कैंसर, ट्यूमर, है ना। ओके, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, एंथ्रासीन वगैरह तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, और भी थोड़े से अदर एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे बेंजान्थ्रासीन। क्या है? एंथ्रासीन 3 ये थे, 3 बेंजीन रिंग, चौथा रिंग ऊपर लगा दिया, क्या हो गया? बेंजान्थ्रासीन हो गया। ओके, बेंजपाइरीन भी होता है, मैं आपका ये मैं कैमरा हटा के दिखाऊं आपको। बेंजपाइरीन आप देख सकते हो, बेंजान्थ्रासीन 4 है, बेंजपाइरीन ये, और मिथाइल कोलैंथ्रीन, मिथाइल कोलैंथ्रीन। You don't have to remember the structures of all, just remember the structure of benzanthracene, sorry. Only benzanthracene. That too, if you want to, it's optional. Okay, don't worry about the structures, don't ratta maro the structures. Okay, 1, 2, 5, 6 dibenzanthracene, ऐसे बहुत सारे हैं। Basically आप पॉलीसाइक्लिक बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्या याद रखोगे? पॉलीसाइक्लिक बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसा फंडा आप याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरोमेटिक का आपका सारा फंडा जो है वो खत्म हो जाता है।